सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का केस स्टडी बहुत ही डिफरेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो हमारे पास एक पर्सन आए थे जिनका नाम था हीरालाल, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हैं। और अभी के टाइम पे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करते हैं और उनको साल का 20 से 25 लाख का काम कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो अभी के टाइम पे उनको दिक्कत ये आता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे जब काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर उनको काफी एक्सप्लॉइट करता है। अगर मान के रखिए कि एक महीने में 10 लाख का काम किए, राइट। अब 10 लाख रुपए का काम करने में 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देना था, सब कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कभी 1 लाख रुपए देता है, वो भी 6 महीने बाद। फिर अगला 50 हजार रुपये दिया, अगला 3 महीने बाद। मतलब 10 लाख रुपए देने में वो 2 साल लगा देता है। तो जो पैसा उसके पास आना चाहिए था 6 महीने बाद, वो पैसा 1.5 साल बाद आ रहा है। यानी कि 1.5 साल और टाइम लग जा रहा है। टाइम जिस टाइम पे मिलना चाहिए था उसके बाद से। इसकी वजह से वो अपनी टीम को सैलरी नहीं दे पाते हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनको कैश फ्लो का काफी दिक्कत आता है। तो इस केस में किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में एक एक करके बात करने वाले हैं। जिससे कि आप बहुत बढ़िया समझ पाओगे किस तरीके से एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में आपका जर्नी होना चाहिए और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले जब आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप सीखिए कैसे आप L1 में अप्लाई कर सकते हैं बिडिंग के टाइम पे। जैसे ही आप L1 में अप्लाई करना सीख जाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट खुद मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खुद मिलना चालू हो जाएगा, वैसे आपका पेमेंट साइकिल थोड़ा बेटर हो जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अब पैसे की जो दिक्कत है वो आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमेशा L1 पे बने रहने के लिए, क्या आप हमेशा L1 पे बने रहें, हमेशा आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट छीन के ना जा पाए, या फिर कोई अगला L1 अप्लाई ना कर पाए, इसके लिए आपको 4 चीज करना होगा। अगर आप ये 4 चीज करेंगे तभी आप जो है इसमें बढ़िया काम कर पाएंगे, इसमें बड़ा काम कर पाएंगे। अब जैसे ही आप उस चीज में काम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले चेक करना है कि उस फील्ड में और अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, ताकि आप बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ला पाए। जैसे ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ला पाएंगे, आपको फ्रीलांसर हायर नहीं करना पड़ेगा। अब फ्रीलांसर नहीं हायर करना पड़ेगा तो फायदा क्या होगा कि आपकी टीम ही यूटिलाइज हो जाएगी। यानी कि फ्रीलांसर को हायर करके किसी भी चीज में काम कराने में आपका मैन पावर का कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है। यानी कि अगर मान करके आपने एक इंजीनियर हायर किया, अगर आपको 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एक नया इंजीनियर हायर करेंगे, तो इंजीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले पाते हैं, तो वही इंजीनियर 12 महीने के लिए काम करेगा और अगले प्रोजेक्ट में आपको उसके लाने का कॉस्ट नहीं लगेगा। यानी 10 लाख रुपए का काम आप सिर्फ 6 लाख रुपए में कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बचत आपका हो पाएगा मैन पावर के थ्रू। तो आप जब भी L1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है अपने मैन पावर के कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। और मैन पावर के कॉस्ट को रिड्यूस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके पास हमेशा के लिए, आप हमेशा जो है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट ला पाए, हमेशा L1 में अप्लाई करके अलग अलग जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ला पाए अलग टाइम पे, जिससे कि आपकी टीम जो है वो कभी भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, या फिर अनएम्प्लॉयड रहे भी तो काफी कम टाइम के लिए बिना काम के रहे, जिससे कि आपका सैलरी बहुत कम टाइम के लिए अपने जेब से जाए। ये पहला तरीका है। और यही तरीका है जिससे आज के टाइम पे छोटे कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं और बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले पाते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जो है कुछ समय काम करते करते टाइम पुराना हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जो भी इस काम में बहुत बढ़िया है और जो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वहां जाकर के वो टेक्नोलॉजी लेकर के आना है। क्योंकि आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट फील्ड में सारे के सारे लोग पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने चीजों के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक सेम काम को करने में 10 लाख रुपए लगता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि 10 लाख की सेम काम को 6 लाख में कर सकती है। तो आपको अलग अलग जगह जाकर के उस तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है और वैसे टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर के आना है। इससे कोई भी आपको L1 में टक्कर नहीं दे पाएगा और हमेशा L1 में बने रहेंगे। या तो ऐसा टेक्नोलॉजी आप खुद से डेवलप कीजिए अभी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर है तो अभी आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, अभी आपके कुछ ही टाइम हुए हैं काम करते करते, 3 से 4 साल मैं मान के चलता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हुआ है। तो आपको सबसे पहले
जितने भी अलग अलग देश है वहां पे आप ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट करें, या फिर खुद ही आप जो अलग अलग देश में जाकर के उस तरह की टेक्नोलॉजी को देखें, और ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि 10 लाख का काम को 5 लाख या 6 लाख में कर सकती है, उस तरह सारी टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। आज के टाइम पे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और आज के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी आपको L1 में बने रहने में हेल्प करेगी। इससे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा भरोसा आपके ऊपर रहेगा, और गवर्नमेंट के आप पार्टनर बन सकते हैं हमेशा करने के लिए। इससे क्वालिटी आएगा आपके काम में क्वालिटी आएगा, बार बार काम मिलेगा आपको। थर्ड थिंग, क्या आपने अपना R&D किया है? क्या आप R&D में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं कि कैसे आप हमेशा L1 पे बने रहे? कौन से ऐसे प्रोडक्ट का उसका सब्स्टिट्यूट लेकर के आए जो उसे सस्ता हो लेकिन बेटर क्वालिटी का हो, बढ़िया काम करने में हेल्प करे? तो क्या आपने कोई इस तरह का R&D टीम अपना बना रखा है, या फिर आप अभी तक लाला कॉन्ट्रैक्टर हैं? यार जैसे सब कोई काम करता है वैसे काम करते हैं, बस माल 2 नंबर का लगा देंगे, या फिर माल में थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी में थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, इससे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो अब एम्प्लॉय ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, पैसा एम्प्लॉय से कमाने के चक्कर में अधिक एम्प्लॉय को देना पड़ जाएगा। तो आपको R&D में खर्च करना पड़ेगा अपने। R&D में जब खर्च करेंगे तो आपको L1 में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। आपका L1 जो है सबसे सिक्योर रहेगा, और हर कोई डरेगा आपसे। हर कोई आपके साथ नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्या आपने अपने साथ सब कॉन्ट्रैक्टर का जो अगला पॉइंट है वो ये है कि क्या आप अपने साथ सब कॉन्ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा आर्मी तैयार कर पाए हैं, जहां आप नेगोशिएट कर पाए, अपने प्राइस पे उससे काम करवा पाए? तो चौथा पॉइंट है कि क्या आपने सब कॉन्ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा लिस्ट रखा है? क्या बहुत बड़ा आपके पास ऑप्शन है? पांचवा, क्या आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हो? अगर मान के रखो आप 10 साल से इसी फील्ड में हो, 10 साल से आपको उस फील्ड में हो गया है, तो क्या आप 10 साल के बाद, अगर आप पहले रोड बनाते थे तो रोड बनाने के बाद क्या आप ब्रिज बनाना में डाइवर्सिफाई कर पाए हो? अगर ब्रिज बनाना में डाइवर्सिफाई करके, तो क्या इस तरीके से अलग अलग चीजों में हमेशा डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, उस तरह के लोगों को बुला पा रहे हैं, उस तरह के टैलेंट को एंगेज कर पा रहे हैं? तो आपको डाइवर्सिफाई भी करने आना चाहिए। तो ये 5 तरीका है जिससे कि अगर आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं इंडिया के। पहला मैंने क्या बताया कि आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेते आने अप्लाई करते रहना है, जिससे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे, जिससे कि आप मैन पावर की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। मैन पावर का काम जो बाकी लोग 10 लाख में करवा रहे हैं उसको आप 6 लाख में करवा पाए, जो सीधा आपका प्रॉफिट आएगा। क्योंकि हर बार अगर आपको वेट करना पड़ेगा मैन पावर के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अगर आपको आएगा तो आपको मैन पावर हायर करना पड़ेगा, जो कि आपको काफी एक्सपेंसिव लगेगा। सेकेंड थिंग, क्या आप कोई नई टेक्नोलॉजी ला पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में जो बाहर चल रहा है लेकिन इंडिया में नहीं है? थर्ड थिंग, क्या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि महंगी चीज को आप सस्ते में कर पाए और आप अपना L1 हमेशा मेंटेन कर पाए? चौथी चीज, आपने क्या एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है सब कॉन्ट्रैक्टर का हर एक चीज के लिए, जिससे कि आपका काम जल्दी हो, एफिशिएंटली हो, और उसको आपके साथ काम कर रहे हैं मजा भी आए सब कॉन्ट्रैक्टर को? क्या आपने ऐसा कल्चर बना रखा है अपने कंपनी में? और पांचवा, क्या आपने आपको डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं? अगर आप रोड बना रहे थे तो क्या आप ब्रिजेस में गए हैं? अगर आप ब्रिज बनाना भी सीख गए तो क्या आप अलग अलग उसके घर कंस्ट्रक्शन में जा पाए हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स बनाने में जा पाए हैं? क्या अपने आप को आप डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये 5 पॉइंट है एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनने तक के जर्नी का। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप भी इस तरह का और कोई केस स्टडी चाहते हैं अपने बिजनेस की प्रॉब्लम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको हम गाइड करें किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको जिसके भी माध्यम से ये वीडियो मिला उनसे बात कीजिए अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो उनसे शेयर कीजिए कि कैसे आपकी मेरे से बात हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए और बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।